यह ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि आप स्किप ही नहीं कर पाओगे। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ रिवेंज और बीच में मसालेदार ट्विस्ट्स। एंड तक देखिएगा क्योंकि क्लाइमैक्स ऐसा है कि ओएमजी, इस वीडियो को जी भर के प्यार दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रामे को। ड्रामा की शुरुआत में हमारी हीरोइन ज्योमो को एक नए शहर में आते हुए दिखाया गया है। वह अभी एयरपोर्ट पर ही है कि उसे अपनी माँ का कॉल आता है। माँ कहती हैं, तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। ज्योमो जवाब देती है, क्या मैंने पहले नहीं बताया कि मुझे किसी पर क्रश है? जब ज्योमो अपनी माँ से बात कर रही होती है, तभी वह अनजाने में हमारे हीरो शेन जुनयाओ से टकरा जाती है। वह न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि एक टेक कंपनी का सीईओ भी है, जिसके पीछे रिपोर्टर्स का झुंड लगा हुआ है। टक्कर लगते ही ज्योमो का फोन टूट जाता है, जिससे वह काफी गुस्सा हो जाती है। वह शेन जुन के पीछे भागती है और चिल्लाती है, ओए, मेरी बात सुनो। जब शेन जुन रुककर पीछे मुड़ता है, तो ज्योमो सोचती है, यही मौका है उससे बात करने का। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाती है, एक रिपोर्टर के पैर से उलझकर गिर जाती है और शेन जुन पर गिर पड़ती है। रिपोर्टर्स तुरंत उनकी फोटो खींचने लगते हैं। यह देखकर शेन जुन ज्योमो को अपनी कार में बैठा लेता है। वह कार में बैठी तो है, लेकिन गुस्से से चिल्लाने लगती है, पहले मेरा फोन तोड़ा, अब मुझे अगवा कर रहे हो? शेन जुन शांति से कहता है, कोई भी तुमसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं तुम्हें नया फोन दिलवा दूंगा। ज्योमो जवाब देती है, तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। मेरे फोन में सब कुछ सेव था, अब मुझे सारी तस्वीरें दोबारा एडिट करनी पड़ेंगी। शेन जुन मुस्कुराकर बोलता है, अगर तुम थोड़ी क्यूट होती तो इतना वक्त न लगता। ज्योमो उसकी बात का जवाब नहीं देती और शेन जुन उसे एक बस स्टॉप पर छोड़ देता है। अब ज्योमो के पास काम करने वाला फोन नहीं है, इसलिए वह अपनी दोस्त तांग जिन के घर जाती है। तांग उसे देखकर बहुत खुश होती है। दोनों साथ बैठकर कुछ देर बातें करती हैं। तभी अचानक ज्योमो को याद आता है कि उसने एयरपोर्ट पर अपना बैग छोड़ दिया था, जिसमें उस जगह का पता था जहां उसे जाना था। वहीं शेन जुन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ज्योमो के साथ उसकी फोटो वायरल हो गई है, जिससे उसकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। शेन जुन अपनी एआई असिस्टेंट के पास जाता है, जो उसे खबर दिखाती है और बताती है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर ज्योमो तांग के साथ मिलकर एयरपोर्ट पर अपना बैग ढूंढने जाती है। वहां उसे शेन जुन दिखाई देता है, जो उसका बैग लिए जा रहा होता है। ज्योमो उसके पीछे भागती है, लेकिन वह उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। तांग ज्योमो से पूछती है, क्या तुम्हारे पास शेन जुन का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? ज्योमो को याद आता है कि उसके पास उसका कार्ड है। वह उस नंबर पर कॉल करती है और शेन जुन की असिस्टेंट कॉल रिसीव करती है। ज्योमो अपने फोन और बैग के बारे में पूछती है, तो असिस्टेंट कहती है, एक पता दीजिए, हम आपका सामान वहां भिजवा देंगे। तभी ज्योमो की माँ का कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करती है, तो उसकी माँ पूछती है, तुम्हारा फोन बंद क्यों है? ज्योमो समझाती है, मेरा फोन टूट गया है। क्या आप मुझे उस घर का पता फिर से दे सकती है? उसकी माँ उसे पता बताती है और ज्योमो तांग के साथ वहां पहुंचती है। जब वे घंटी बजाती है, तो दरवाजा शेन जुन खोलता है। ज्योमो अपना परिचय देने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये शेन जुन है, तो वह रूखी हो जाती है। शेन जुन बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देता है। तांग ज्योमो से कहती है, मुझे कोशिश करने दो। जब तांग अपना परिचय देती है, तो शेन जुन दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर बुलाता है। तांग सुझाव देती है, आप दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए, और वहां से चली जाती है। ज्योमो शेन जुन से कहती है, मैं अपनी 3 चीजें लेने आई हूँ, मेरा फोन, मेरा बैग, और अगर तुम मुझे बैग दो तो मैं तुम्हें इस घर के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। शेन जुन फोन की बात सुनते ही एक दराज खोलता है, जो ढेर सारे फोन से भरा होता है, और उसे एक फोन दे देता है। ज्योमो इतने सारे फोन देखकर हैरान रह जाती है। शेन जुन कहता है, तुम्हारा बैग नीचे से ले लेना, और इस घर के बारे में, अगर तुम मुझे इस पर खर्च की गई रकम वापस कर दो तो मैं अभी चला जाऊंगा। ज्योमो इतनी बड़ी रकम सुनकर शॉक रह जाती है। शेन जुन आगे कहता है, तुम्हें एक कागज पर साइन करना होगा, जिसमें लिखा हो कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमने इसे साइन कर दिया तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। ज्योमो मान जाती है। शेन जुन उसका बैग लाने नीचे जाता है, लेकिन उसकी एआई असिस्टेंट उसे रोकती है। ज्योमो से ब्रेकअप मत करो। अगर तुमने सबको बता दिया कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा।
इस बीच जोमो कुछ ढूंढ रही होती है। शेन जुन पूछता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? जोमो जवाब देती है, मैं हमारे एग्रीमेंट की दूसरी कॉपी ढूंढ रही हूं, वह जिसमें लिखा है कि मेरे साइन करने के बाद तुम मुझे यह घर दे दोगे। शेन जुन बेरुखी से कहता है, अब वो सब करने की जरूरत नहीं। बस 3 हफ्ते तक मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना, फिर मैं अपना सामान समेत यहां से चला जाऊंगा। यह सब बस दिखावे के लिए है। जोमो सोचने के लिए वक्त मांगती है और तांग को फोन करती है। वह तांग को सारी बात बताती है तो तांग सलाह देती है, अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो बस उसे बोलो कि यह घर छोड़कर कहीं और चला जाए। इस तरह वह अपना काम पूरा कर लेगा और तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। जब जियोमो ये आइडिया शेन जुन को बताती है तो वो पूछता है कि फिर मैं कहाँ जाऊंगा। जियोमो हंसकर कहती है, तुम्हारे पास तो और भी कितने घर होंगे, कहीं भी रह लो ना। शेन जुन मान जाता है और दूसरे घर चला जाता है। जियोमो अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करके घर दिखाती है। मम्मी खुशी से झूम उठती है। जब जियोमो लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर दिखाने जाती है, अचानक लाइट चली जाती है और लिफ्ट अटक जाती है। वह डर जाती है। शेन जुन की एआई को पता चलता है और वो तुरंत कार में घर की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जियोमो आसपास का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। वह बटन दबाती है और अचानक एक बिना कपड़े के आदमी को देखकर चीख पड़ती है। ठीक उसी वक्त शेन जुन आ धमकता है और गुस्से में डांटता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी इजाजत के बिना न तो तुम मेरे घर में घूम सकती हो, न ही इसे छोड़ सकती हो। जियोमो गिड़गिड़ाती है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, कृपया मुझे जाने दो। वादा करती हूँ, जो कुछ देखा वो किसी को नहीं बताऊंगी। शेन जुन जाने लगता है। जियोमो कोई चीज उठाती है और सोचती है, अगर मैं इसे पीछे से मारूं तो शायद मेरी बात सुनेगा मगर प्लान काम नहीं आता। जैसे ही वो हमला करने जाती है, हाथ की चीज अचानक एक ब्रेसलेट में बदल जाती है। शेन जुन मुड़कर ठंडी आवाज में कहता है, मुझे लगा था तुम बदल गई हो, पर तुमने तो अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह उसे पकड़कर एआई को आदेश देता है, दरवाजे लॉक करो, और उसे वापस ले जाता है। जियोमो खुद को अपने कमरे में पाती है और समझ नहीं पाती कि कैसे भागे। बेताब होकर वो तांग को कॉल करती है, मगर कॉल उठाता है शेन जुन। जियोमो उसे तांग समझकर बोलती है, तांग, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, इसने मुझे अगवा कर रखा है। मगर जवाब आता है शेन जुन की ठंडी आवाज में, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। जियोमो हैरान रह जाती है, ये कैसे हुआ? मैंने तो तांग को कॉल किया था। वह तांग को मैसेज भेजने की कोशिश करती है, मुझे अगवा कर लिया गया है, पर हैरानी की बात, मैसेज जाता ही नहीं। अजीब बात यह थी कि जब वह कोई दूसरा बेकार सा मैसेज भेजती है तो वह चला जाता है। जियोमो समझ जाती है कि सब कुछ शेन जुन की एआई डैनिका के कंट्रोल में है। वह शेन जुन को याद दिलाने की कोशिश करती है, देखो, मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं, इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इस पर शेन जुन वह किताब निकालता है जिससे उसने रोबोट बनाया था और जियोमो के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खटखटाकर वह कहता है, यह किताब यहीं छोड़ रहा हूं, इसे पढ़ो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि नीचे तुमने जो कुछ देखा वो क्या था। सुबह होती है। जियोमो उठकर वह किताब पढ़ने लगती है जो शेन जुन ने दी थी। अचानक उसे याद आता है, आज तो मेरा इंटरव्यू है। वह देर होते देख जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। वहीं शेन जुन एक मीटिंग में अपने रोबोट्स और असिस्टेंट्स के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे ही जियोमो तैयार होती है, उसे याद आता है कि घर का दरवाजा तो लॉक है। शेन जुन की इजाजत के बिना वह बाहर नहीं जा सकती। वह उसे फोन करने का फैसला करती है। मीटिंग खत्म करते ही शेन जुन जियोमो का कॉल उठाता है। जियोमो बेताबी से कहती है, तुम हो कहाँ? मेरा एक जरूरी इंटरव्यू है और मुझे देर हो रही है, प्लीज घर का दरवाजा खोल दो। शेन जुन का जवाब सुनकर वह सन्न रह जाती है। नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम करूंगा। जियोमो तुरंत जवाब देती है, मुझे तुम्हारी रोबोट वाली नौकरी नहीं चाहिए, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। शेन जुन पूछता है, तो फिर तुम्हें किसमें इंटरेस्ट है? जियोमो आत्मविश्वास से कहती है, मैं उस कैंडी कंपनी में काम करना चाहती हूँ जहाँ मेरा इंटरव्यू है। शेन जुन थोड़ा रुककर कहता है, ठीक है, रुको, मैं खुद आकर तुम्हें ले चलता हूँ। वह आता है और अपनी एआई को दरवाजा खोलने का आदेश देता है। जियोमो बाहर निकलती है। कंपनी के बाहर ड्रॉप करते हुए वो कहता है,
मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही जियोमो अंदर जाती है, शेन जुन अपनी एआई डैनिका से बात करता है। चूंकि वह मेरा एक राज जानती है, तो मुझे भी उसकी कोई राज की बात पता करनी होगी। वह चुपके से कंपनी में घुस जाता है और इंटरव्यू लेने वाली महिला को ढूंढता है। उससे कहता है, मैं साइड रूम में बैठूंगा और तुम्हें उससे मेरे दिए सवाल ही पूछने होंगे। फिर वह डैनिका को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर के पूछे सवालों पर जियोमो हंसी मजाक में जवाब देती है। जब वो कहती है, मैं मजेदार वीडियोस भी बनाती हूँ, तो छुपकर सुन रहा शेन जुन मुस्कुरा देता है। वह डैनिका को मैसेज भेजता है, उससे डांस करने को कहो। इंटरव्यूअर हैरान होकर पूछती है, क्या आप डांस करके दिखाएंगी? जियोमो भौंचकी रह जाती है। क्या ये सच में इंटरव्यू का हिस्सा है? इंटरव्यूअर शेन जुन से पूछती है, आपने सच में उसे डांस करने को कहा? शेन जुन हंसकर जवाब देता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी वह देखता है, जियोमो वाकई डांस करने लगती है। उसकी मासूम सी डांस मूव्स देखकर वो मन ही मन मुस्कुराता है और चुपके से उसका वीडियो बना लेता है, शायद बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। इंटरव्यू के बाद शेन जुन पूछता है, पास हो गई? जियोमो चिढ़ाते हुए कहती है, अंदाजा लगाओ। उसके चेहरे की खुशी देखकर शेन जुन कहता है, लग तो यही रहा है कि पास हो गई। बधाई हो। चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। जियोमो तुरंत हाँ कह देती है। रेस्टोरेंट में जियोमो जमकर खाती है, हर बाइट का मजा लेते हुए। शेन जुन उसे देखता रहता है। उसकी ये बचकानी पर खुशनुमा आदतें उसे अजीब सी खुशी दे रही होती है। जियोमो शेन जुन से पूछती है, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? शेन जुन बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। तभी अचानक शेन जुन का दोस्त वहां पहुंचता है और उसके साथ होती है तांग। जियोमो और तांग एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। शेन जुन स्थिति संभालते हुए बताता है, जियोमो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं अभी इसे पब्लिक नहीं करना चाहता था, लेकिन रिपोर्टर्स ने खबर इतनी तेजी से फैला दी कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। डिनर के बाद तांग जियोमो को मैसेज करती है, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कार में शेन जुन पैसेंजर सीट पर बैठता है और जियोमो से कहता है, गाड़ी तुम चलाओगी? जियोमो घबराते हुए कहती है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। शेन जुन चुप रहता है। जियोमो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और किसी तरह कार स्टार्ट कर लेती है। जैसे ही वह गाड़ी चलाती है, तांग को सड़क किनारे इंतजार करते देख वह अचानक ब्रेक मार देती है। वह कहती है, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। तांग भी कार में बैठ जाती है। लेकिन अचानक कार एक्सीडेंट होने ही वाली होती है। तभी डैनिका ऑटोमेटिकली कार रोक देती है और पार्क कर देती है। जियोमो कार से बाहर निकलती है और उल्टी करने लगती है। शेन जुन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, आकर मुझे ले जाओ, मैं एड्रेस भेज देता हूं। कार में बैठी तांग जियोमो से कहती है, तुम्हारा यह कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड तो सच में काफी अमीर है। जियोमो सफाई देती है, नहीं, इतना भी अमीर नहीं है, बस एक टेक कंपनी का सीईओ है। तांग चौंकाने वाला खुलासा करती है, जिस कंपनी में तुमने इंटरव्यू दिया था वह कोई और नहीं बल्कि इसके दादा की कंपनी है। इस बात को सुनते ही जियोमो शॉक रह जाती है। शेन जुन का असिस्टेंट कार लेकर आता है। घर पहुंचते ही जियोमो शेन जुन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना सुने चला जाता है। जियोमो मन ही मन बरबराती है, अच्छा हुआ मैंने उसके कहने पर डांस नहीं किया। तभी शेन जुन खबरों में देखता है कि लोग उनकी तस्वीरें खींचकर दावा कर रहे हैं कि जियोमो प्रेग्नेंट है और उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। वह डैनिका को आदेश देता है, इस खबर को हटाओ। इधर जियोमो भी शेन के बारे में जानकारी ढूंढते हुए प्रेगनेंसी की अफवाह देखकर गुस्सा हो जाती है। वह सीधे शेन के पास पहुंचकर भड़क जाती है, तुम झूठी खबरें क्यों फैला रहे हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे कहने पर डांस नहीं किया। अपने बिजनेस पर ध्यान दो, मुझे उसका हिस्सा मत बनाओ। शेन जुन जवाब देता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है, बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। जियोमो जोरदार प्रतिक्रिया देती है, मुझे सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास दिल है जो तुम्हारे पास नहीं। उसके इन शब्दों से शेन जुन का चेहरा तुरंत बदल जाता है। अगले दृश्य में तांग जियोमो को खबर दिखाती है। जब जियोमो देखती है कि शेन ने पूरी खबर हटवा दी है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है
और वह शर्मिंदा हो जाती है। वहीं शेन जुन अपनी बचपन की डायरी देख रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे वह अपने भाई को नहीं बचा पाया था, जिसके बाद उसके पिता ने उसे दोषी ठहराया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शेन की माँ कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके पिता जवाब देते हैं, मुझे सबूत की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुमने एक बेरहम बेटे को पाला है। जियोमो के शब्दों ने शेन के दिल को छू लिया। शेन ने अपना प्रोजेक्ट खोलने का फैसला किया। उसने डैनिका को आदेश दिया, स्टारलाइट नाम के रोबोट को एक्टिवेट करो। शेन ने रोबोट से कहा, मुझे मिस्टर शेन न कहकर भाई कहो। इधर जियोमो शेन का इंतजार कर रही थी। जब शेन घर आया तो जियोमो ने माफी मांगी, पर शेन बोला, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मैं 3 महीने में यह घर छोड़ दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। अपने कमरे में शेन जियोमो का वीडियो देखकर हंसने लगा। तभी अचानक जियोमो के कमरे में स्टारलाइट आ पहुंचा। जियोमो की चीख सुन शेन दौड़ा आया। जियोमो डरकर नीचे भागी तो शेन से टकराकर गिर गई और एक फूलदान टूट गया। उठते ही जियोमो ने समझाया, मेरे कमरे में एक अजनबी था। स्टारलाइट मासूमियत से बोला, मुझे बस सोने की जगह चाहिए थी। शेन ने आदेश दिया, मेरे कमरे में सो जाओ। नहा लो, मैं जल्दी आता हूं। जियोमो ने पूछा, क्या यह वही रोबोट है? लेकिन शेन ने जवाब नहीं दिया और चला गया। जियोमो ने टूटे फूलदान पर खून देखा। वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर शेन के कमरे पहुंची और बैंडेज लगाने लगी। शेन उसे धक्का देकर दूर हटाता है, पर तभी उसे साथ बिताए पल याद आए। तभी शेन का फोन बजा। जियोमो अपने फोन पर वीडियो देख रही थी जब शेन ने जबरदस्ती फोन छीनना चाहा। दोनों के बीच छीनाझपटी होने लगी और वे बेहद करीब आ गए। ठीक उसी वक्त स्टारलाइट कमरे में दाखिल हुआ। जियोमो शर्माकर दूर हट गई। स्टारलाइट ने शेन से कहा, सोने से पहले तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। जियोमो ये सुनकर थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है और बाहर निकल आती है। शेन अपना बिस्तर समेटकर उसके पीछे आता है। जियोमो पूछती है, क्या तुम यहाँ नहीं सोओगे? शेन मुस्कुराकर उसे चिढ़ाता है, मैं तो तुम्हारे बगल में सोना चाहूंगा। डरकर जियोमो तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है। सुबह के नाश्ते पर शेन, स्टारलाइट और जियोमो एक साथ बैठे हैं। जियोमो उन्हें नजरअंदाज करके जाने लगती है, लेकिन स्टारलाइट मासूमियत से कहता है, तुम्हारा भाई तुम्हें ड्रॉप करेगा, पहले नाश्ता तो कर लो। मजबूरन जियोमो वापस आकर बैठ जाती है। तभी शेन के असिस्टेंट का कॉल आता है। वह कार लेकर नीचे इंतजार कर रहा है। शेन आदेश देता है, पहले जियोमो को ऑफिस छोड़ना। ऑफिस में हलचल है। जियोमो के आते ही सभी कानाफूसी करने लगते हैं। यही है वो लड़की जो शेन के साथ स्कैंडल में फंसी थी। शेन को पसंद करने वाली एक लड़की, जिसे जियोमो को ट्रेनिंग देनी है, जेलसी से भरकर उस पर काम का पहाड़ लाद देती है। इधर शेन स्टारलाइट को अपने दादा से मिलवाने ले जाता है। जब शेन कॉल पर चला जाता है, दादा स्टारलाइट से पूछते हैं, क्या शेन की कोई गर्लफ्रेंड है? स्टारलाइट इनकार करता है, लेकिन दादा समझाते हैं, तुम्हें शेन और जियोमो के रिश्ते को बनाने में मदद करनी चाहिए। ऑफिस में वापस एक सहकर्मी जियोमो से आईलाइनर बोरो करती है। बाद में जियोमो समझ जाती है कि ये लिन हैंग को इम्प्रेस करने के लिए था। आहत होकर वह अपना सामान वापस लेती है और तुरंत वॉशरूम की ओर भाग जाती है। फिर जियोमो लिन से मिलने की तैयारी करती है, लेकिन देखती है कि उसके कई कोलीग्स उससे बात कर रहे हैं। जब वह उससे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। लेकिन लिन उसे संभाल लेता है और डायरेक्टर के साथ मीटिंग में चला जाता है। बातचीत के दौरान लिन जोर देकर कहता है, मैं चाहता हूं कि जियोमो मेरी फोटोशूट में मौजूद रहे। जब मिस्टर चेंग जियोमो को बताते हैं, तुम्हें लिन की फोटोशूट में जाना होगा, उसने खास तौर पर तुम्हारी मौजूदगी मांगी है, तो वह खुश हो जाती है। सेलिब्रेशन में वह अपने कोलीग्स को कॉफी ट्रीट देती है। तभी अचानक लिन वहां आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। बाद में वे साथ बैठते हैं और लिन जियोमो के नाम से एक फोटो पर साइन करते हुए कहता है, मैं तुम्हें एग्जीबिशन से जानता हूं। वे एक दूसरे के ट्विटर हैंडल्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। इधर तांग शेन के असिस्टेंट से मिलने की तैयारी कर रही होती है, जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है। उसे वह अट्रैक्टिव लगता है और वह खुद को तैयार करती है जब वह जियोमो का सामान लेकर आता है। तभी अचानक शेन आ जाता है और जियोमो को लिन से बात करते देख लेता है। नाराज होकर वह पूछता है, वह आदमी कौन था
जियोमो जवाब देती है, बस लिन है, जिस सेलिब्रिटी की मैं फैन हूं। शेन जियोमो की सहकर्मियों के लिए लाई गई कॉफी उठा लेता है और डिलीवरी में उसकी मदद करता है। उसके फ्रेंडली अंदाज से सब इम्प्रेस हो जाते हैं। यह देखकर जियोमो मन ही मन बुदबुदाती है, मेरे सामने यह इतना कूल क्यों बनता है। उसी टाइम डायरेक्टर शेन के पास आती है और प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए सुझाव देती है कि जियोमो को प्रोजेक्ट इंचार्ज बना दिया जाए। लेकिन जियोमो मना कर देती है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती क्योंकि मुझे लिन के साथ फोटोशूट पर जाना है। जब शेन उससे पूछता है तो वो कहती है, मैं नई हूँ, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाऊंगी। शेन उसे हौसला देता है, तुम कर सकती हो, और डायरेक्टर भी जोर देती है क्योंकि वह जियोमो पर काम का बोझ डालना चाहती है। शेन के जाने के बाद दूसरे सहकर्मी कमेंट करते हैं, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। अगले सीन में जियोमो तांग के साथ लंच करने जाती है। तभी उसे कुछ जलने की स्मेल आती है। कुछ ही पलों में पता चलता है कि किचन में आग लगी है और वह तेजी से वहां भागती है। इधर शेन स्टारलाइट को अपनी माँ के साथ डिनर पर ले जाता है और उनसे कहता है, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। तभी स्टारलाइट को अलर्ट मिलता है कि जियोमो खतरे में है। ये जानकर वो तेजी से बाहर भागता है। शेन भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब तक वे वहां पहुंचते हैं, आग और भड़क चुकी होती है। दोनों मदद का रास्ता सोचते हैं, लेकिन तांग जियोमो को अंदर फंसा छोड़कर भाग जाती है। शेन और स्टारलाइट मौके पर पहुंचते हैं और स्टारलाइट उसे बचाने अंदर जाता है। शेन, जो आग से अपने भाई को खोने की यादों में जकड़ा हुआ है, ठान लेता है, इस बार डर मुझे नहीं रोक सकता, मैं जियोमो को बचाऊंगा। अंदर जाकर वह जियोमो को ढूंढ लेता है और उसे बाहर ले आता है, लेकिन वह बेहोश हो जाती है। ये देखकर स्टारलाइट उसे अपनी ऑक्सीजन ट्यूब दे देता है। फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस जल्द ही वहां पहुंचकर जियोमो को ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है, उसे बस आराम की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर एक मास्क पहने व्यक्ति से मिलती है और जियोमो की जानकारी देते हुए कहती है, यह उसके बारे में मेरे पास मौजूद सारी जानकारी है, मैं उसके कंप्यूटर में वायरस डालकर बाकी डेटा निकालकर तुम्हें दे दूंगी। वह आदमी जवाब देता है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वापस लौटने पर शेन स्टारलाइट से कहता है, मशीन में वापस जाओ और खुद को ठीक करो। फिर वह पूछता है, क्या तुमने यह सब मेरे लिए किया? स्टारलाइट जवाब देता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जियोमो से जुड़ी है, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसे बचाया। शेन इनकार करता है, नहीं, यह सच नहीं है। फिर वह स्टारलाइट को डानिका के पास ले जाता है ताकि उसे ठीक किया जा सके। डानिका समझाती है, हम उसे रीसेट किए बिना अपग्रेड नहीं कर सकते, इससे उसकी यादें मिट जाएंगी। शेन इस पर विचार करता है। इसी बीच जियोमो होश में आती है और तांग से कहती है, तांग, तुमने मेरी जान बचाई। तांग सही करते हुए कहती है, मैंने नहीं, शेन और उसके छोटे भाई ने तुम्हें बचाया। जियोमो हैरान होती है। इधर शेन, जिसने स्टारलाइट को रीसेट न करने का फैसला किया था, उसके ठीक होने का इंतजार करता है। स्टारलाइट के सुझाव पर वे दोनों जियोमो से मिलने जाते हैं, जो कुछ टेस्ट्स के लिए अस्पताल में है। लंबी लाइन देखकर जियोमो परेशान होकर कहती है, अगर मैं यह टेस्ट करवाऊंगी तो मेरी नौकरी की अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी और सब चले जाएंगे। शेन को देखते ही वह उनके पास जाती है और कहती है, मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। स्टारलाइट उसकी स्कैनिंग करता है और उसकी रिपोर्ट के नतीजे बता देता है। उसकी सटीकता से हैरान जियोमो वह डेटा नोट कर लेती है और तांग को दिखाते हुए कहती है, देखो, मेरी रिपोर्ट यहां है। यह कहकर वह चली जाती है। रास्ते में शेन जियोमो से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वह स्टारलाइट से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। बाहर आकर वह जियोमो से कहता है, स्टारलाइट तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है, इसलिए घर वापस आ जाओ। जियोमो मान जाती है। जाते जाते वह शेन से कहती है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन वह करीब आकर कहता है, मैंने नहीं, स्टारलाइट ने तुम्हें बचाया था। ऑफिस में देर से आने की वजह से डायरेक्टर जियोमो से नाराज हो जाती है। इसी बीच शेन अपने ऑफिस पहुंचता है और वह जियोमो द्वारा बनाई गई कॉफी देखता है। कॉफी कप उसके बारे में बात कर रही होती है। शेन अपने असिस्टेंट से कहते हैं, इस कॉफी को यहाँ से हटा दो। उसी पल असिस्टेंट जो बैग लेकर आया था, वो बैग भी बात करने लगता है। शेन असिस्टेंट को डांटते हुए कहता है, इन दोनों चीजों को तुरंत बाहर ले जाओ। ये सुनकर असिस्टेंट दोनों चीजें लेकर भाग जाता है। तभी शेन के दादा कॉल करके उसे और जियोमो को डिनर पर बुलाते हैं।
शेन जियामो को मैसेज करने ही वाला होता है कि तभी जियामो को लिन का मैसेज आता है, जो उसे कॉफी के लिए इनवाइट कर रहा होता है। अगले सीन में शेन मीडिया को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने का फैसला करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी रिपोर्टर्स इंतजार कर रहे होते हैं। शेन कहता है, मैंने आप सभी को आज बुलाया है क्योंकि मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जो खबरें फैल रही हैं वो सच है। वो वाकई मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वह उन्हें सवाल पूछने का मौका देता है। एक रिपोर्टर पूछता है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया था? ये सुनकर शेन को अपना पास्ट याद आता है, जब वह अपनी एक्स के साथ था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, तुमने मुझे कभी किस नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पर मुझे किस करो। शेन ने मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जब हम शादी कर लेंगे तब। उसने जवाब दिया, तुम ऐसे क्यों हो? शेन इसलिए नहीं माना क्योंकि उसे डर था कि अगर वह उसके बहुत करीब आ गया, जैसा वह अपने भाई के साथ था, तो वो उसे भी खो देगा। आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया और शेन मीडिया से कहता है, मेरे अतीत के बारे में बात न करना ही बेहतर होगा। शेन जियामो के बारे में सोच रहा होता है जब उसे आग लगने वाला वह सीन याद आता है जहां उसने उसे सीपीआर दिया था। वह उस पल को याद करके खुश हो जाता है। इधर जियामो को पता चलता है कि लिन नीचे आ चुका है। वह जाना चाहती है लेकिन उसे एक फाइल भेजनी है, इसलिए वह नहीं जा पाती। डायरेक्टर उसे डांटते हुए कहती है, तुमने अभी तक मुझे फाइल क्यों नहीं भेजी? नीचे लिन फोटोशूट कर रहा होता है लेकिन उसका आउटफिट खराब हो जाता है। वह सभी लड़कियों से पूछता है, यहां कौन डिजाइन कर सकता है? सभी जियामो को भेजने का सुझाव देते हैं, हमने तुम्हारे प्रोफाइल में देखा है कि तुम ड्रेस बनाती हो। जियामो मना करती है लेकिन वे जोर देते हैं और उसे लिन के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वहीं शेन कैंडी कंपनी में जियामो को ढूंढता हुआ दिखाई देता है। वह डायरेक्टर से पूछता है, जियामो कहाँ है? डायरेक्टर जवाब देती है, पता नहीं, अभी तो यहीं थी, शायद नीचे है। लिन वहां है तो हो सकता है उसके साथ हो। यह सुनकर शेन को बुरा लगता है। लिन को देखते ही जियामो का चेहरा लाल हो जाता है और उसकी हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं। स्टारलाइट को अलर्ट मिलता है कि जियामो खतरे में है और वह शेन को इसके बारे में बताता है। यह सुनते ही शेन तेजी से नीचे भागता है। नीचे पहुंचकर वह देखता है कि जियामो लिन के सामने खड़ी है। यह देखकर शेन को जलन होती है। जियामो अपना काम पूरा करके चली जाती है। जियामो के जाने के बाद शेन लिन से कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जियामो से दूर रहो। लिन जवाब देता है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो। जब जियामो वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। काम पूरा न कर पाने की वजह से डायरेक्टर उसे रेजिग्नेशन लेटर थमा देती है और नौकरी से निकाल देती है। जियामो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी शेन कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, फिर तुम लिन से क्यों मिल रही हो? शेन को पता नहीं चलता कि वह रो रही है। जियामो माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। स्टारलाइट कहता है, मुझे लगता है जियामो अपसेट है। शेन डायरेक्टर के पास जाता है और पूछता है, तुमने जियामो के साथ क्या किया? डायरेक्टर जवाब देती है, उसे अपनी गलती की सजा मिली है। मुझे पता है कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कैंडी कंपनी के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप है। तुम यहाँ के रूल्स नहीं बदल सकते। शेन गुस्से में आकर स्टारलाइट के जरिए कैंडी कंपनी का सिस्टम बंद करवा देता है। ये देखकर डायरेक्टर घबराते हुए कहती है, कैंडी सिस्टम के साथ खिलवाड़ मत करो, हमारी फाइल्स खराब हो सकती है। आखिरकार हम एक परिवार है ना? शेन ठंडे स्वर में जवाब देता है, परिवार होने का एहसास तुम्हें इतनी जल्दी हो गया। डायरेक्टर माफी मांगने लगती है। इसी बीच जियामो सब कुछ सुन लेती है। शेन जाने वाला होता है कि तभी उसे वहां खड़ी जियामो दिखाई देती है। जियामो घबराकर कहती है, मैंने कुछ नहीं सुना। शेन भी चुप रहता है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट तांग के घर आग लगने की जानकारी जुटाने पहुंचता है। खुश होकर तांग उसे अंदर बुलाती है। डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते समय वह जानबूझकर उसके काफी क्लोज आ जाती है। वहीं स्टारलाइट शेन से जियामो के बारे में बात करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे उसके प्रति भावनाएं बदल रही हैं। शेन इनकार करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरी दोस्त है, बस मैं उसकी फिक्र करता हूँ। लेकिन बाहर निकलते ही शेन सोचने लगता है कि शायद उसे जियामो पसंद आने लगी है।
तभी जियामो वहां आ जाती है। दोनों अंदर जाते हैं। स्टारलाइट जियामो से कुछ कहना चाहता है, लेकिन शेन उसे चुप करा देता है क्योंकि उसे डर है कि वह फिर से उनके कपल होने की बात करने लगेगा। बाद में स्टारलाइट डैनिका के पास जाकर जियामो और शेन के बारे में बातें करने लगता है। डैनिका झल्लाकर कहती है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। जल्दी ही दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। बाद में स्टारलाइट जियामो के पास जाता है और कहता है, शेन तुम्हारी वाकई परवाह करता है, तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। जियामो पूछती है, मैं क्या करूं? वह जवाब देता है, तुम्हें उसे डिनर पर बुलाना चाहिए। जियामो ऐसा ही करती है और वह शेन को बुलाने जाती है, लेकिन वह नहीं आता। जियामो रिक्वेस्ट करती है, मैंने काफी स्वादिष्ट खाना बनाया है, प्लीज आ जाओ ना। शेन मान जाता है। खाना चखने के बाद कहता है, इसमें सोडा है, जबकि कुछ और होना चाहिए था। जियामो को यकीन नहीं होता और वह भी टेस्ट करती है। सचमुच स्वाद बेकार था। फिर भी शेन जियामो का बनाया सारा खाना खा लेता है। इधर जब असिस्टेंट जाने लगता है तो तांग छाता लेकर आती है और कहती है, मौसम खराब है, बारिश हो सकती है। छाता लेते ही उसे अपनी पत्नी याद आ जाती है क्योंकि वह भी ऐसे ही छाता देती थी। वह जोरों से रोने लगता है। अगले सीन में शेन बर्तन धो रहा होता है और स्टारलाइट उसी प्लेट को पकड़े होता है जिसमें शेन ने खाया था। वह भी चखने लगता है। शेन रोकते हुए पूछता है, तुम यह क्यों खा रहे हो? स्टारलाइट जवाब देता है, हाँ, मैं जानता हूं मैं नहीं खा सकता, लेकिन मैं चेक करना चाहता था कि तुमने यह कैसे खा लिया क्योंकि सोडा तो खाने लायक नहीं होता। शेन चुप रहता है और चला जाता है। अगले सीन में वह मास्क वाला व्यक्ति फिर दिखाई देता है। डायरेक्टर जियामो की और जानकारी देने आती है, जिसमें शेन के बारे में भी डिटेल्स शामिल होते हैं। वह पूछती है, आप मुझसे यह सारी जानकारी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? वह डांटते हुए कहता है, हमारा समझौता क्या था? तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती। जियामो को दिखाया जाता है जो चीखती हुई बुरे सपने से जागती है। शेन उसकी चीख सुनकर कमरे में आता है और पूछता है, क्या हुआ? जियामो बताती है, मैंने सपना देखा कि मैं आग में फंस गई हूं। फिर वह पूछती है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ रुक सकते हो? हालांकि शेन यह सुनकर चला जाता है। उसे जाते देख जियामो बुदबुदाती है, मुझे पता था उसमें मैनर्स नहीं है, लेकिन शेन गद्दा लेकर वापस आता है और फर्श पर लेट जाता है। बिस्तर पर लेटी जियामो सो जाती है और शेन उसे देखते हुए मुस्कुरा देता है। अगली सुबह शेन को अपने दादा का फोन आता है, जो उसे और जियामो को डिनर पर बुलाते हैं। शेन स्टारलाइट के साथ जियामो के पास जाता है और कहता है, हमें मेरे दादा से मिलना है, आज छुट्टी ले लो। जियामो अपना सामान लेने जाती है। जियामो के जाने के बाद स्टारलाइट शेन से पूछता है, तुम दोनों अब काफी करीब लगते हो। क्या इसका मतलब ये है कि तुम एक असली कपल हो क्योंकि तुम उसे अपने परिवार से मिलवा रहे हो? शेन जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। फिर खुद से ही सोचता है, लेकिन क्या हम वाकई एक कपल जैसे दिखने लगे हैं? स्टारलाइट फिर बोलना शुरू करता है, लेकिन शेन उसकी अनदेखी कर देता है। इसी बीच तांग को शेन की कंपनी में इंटरव्यू के लिए आते हुए दिखाया जाता है। शेन वहां नहीं होता, इसलिए उसका असिस्टेंट इंटरव्यू लेता है। असिस्टेंट कहता है, तुम यहाँ हो? वो जवाब देती है, हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वो उसे साफ कह देता है, सच कहो तो मुझे नहीं लगता तुम यहाँ फिट हो पाओगी। हमारी टेक कंपनी में काफी चुनौती भरे काम हैं। लेकिन तांग जिद करती है, मैं कर सकती हूँ, और सैलरी की भी परवाह न करने को कहती है। वह यहाँ तक कह देती है, अगर तुम्हें असिस्टेंट चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। असिस्टेंट शॉक रह जाता है। स्टारलाइट शेन की कार लेकर घर चला जाता है क्योंकि वो दादा से मिलने नहीं जाना चाहता। शेन अपने असिस्टेंट को कार लाने के लिए कॉल करता है। इसी बीच जियामो आ जाती है और कहती है, चलो चलें। लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो कार नहीं होती। वो पूछती है, कार कहाँ है? शेन मजाक में कहता है, चोरी हो गई। जियामो उसकी बात पर विश्वास कर लेती है, लेकिन शेन हंसने लगता है। तब वो समझ जाती है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? वो एक्सेप्ट करता है, हाँ, स्टारलाइट ले गया है और अब असिस्टेंट हमें लेने आ रहा है। जियामो के कपड़ों को देखकर शेन कमेंट करता है, क्या तुम सच में मेरे दादा से मिलने ऐसे कपड़ों में जा रही हो? जियामो पूछती है, इसमें क्या खराबी है? शेन जवाब देता है, नहीं, तुम्हें नई ड्रेस चाहिए। जियामो मान जाती है। वे एक मॉल जाते हैं जहां ड्रेसेस बहुत महंगी होती हैं। वह शेन से कहती है, हमें कहीं और जाना चाहिए। शेन पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? जियामो एक जगह का नाम लेती है
जब मैं पहली बार यहां आई थी तो मैं वहां गई थी। शेन मान जाता है। जियामो खुशी से उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। शेन को यह लम्हा पसंद आता है। बाजार पहुंचकर शेन कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जियामो जवाब देती है, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं। शेन कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दूंगा। जियामो पहले खुद के और शेन के लिए कुछ खाने की चीजें खरीदती है। शेन पहले मना करता है, लेकिन जियामो के जिद करने पर खा लेता है। आगे बढ़कर जब जियामो ड्रेस खरीदने दुकान में जाती है तो पाती है कि सारी ड्रेसेस उसके मौजूदा कपड़ों जैसी ही हैं। यह देख शेन उसे बाहर बुलाता है और कहता है, तुम्हें मेरे लेवल के अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए। यह ड्रेस ठीक नहीं है। वह उसे वापस मॉल ले आता है। अलग अलग ड्रेसेस दिखाते हुए कहता है, जो पसंद हो ले लो। हालांकि वहां की सभी ड्रेसेस बहुत रिवीलिंग थीं। जियामो अनकंफर्टेबल होकर कहती है, मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं चाहती। शेन समझ जाता है और स्टाफ को ऑर्डर देता है, इसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ड्रेस ढूंढ कर दो। जियामो पहली ड्रेस में बाहर आती है। शेन उसे घूरता है, लेकिन उसे पसंद नहीं आती। वह कई और ड्रेसेस ट्राई करती है, लेकिन कोई भी सही नहीं लगती। इसी बीच असिस्टेंट को तांग का मैसेज आता है, जो उसे डिनर पर बुला रही होती है। असिस्टेंट शेन को टेक्स्ट करता है, क्या मैं आज रात की छुट्टी ले सकता हूं, एक दोस्त के साथ डिनर प्लान है। शेन हाँ कर देता है, जिससे असिस्टेंट और तांग दोनों खुश हो जाते हैं। फाइनली शेन को जियामो के लिए एक ड्रेस मिल जाती है जो उसे पसंद आती है। वह उसे एक नेकलेस पहनाते हुए कहता है, अब तुम खूबसूरत लग रही हो। जियामो जब दादा के घर जाने की तैयारी कर रही होती है तो सेल्फी लेते हुए उसे एहसास होता है कि ड्रेस पूरी दिख नहीं रही। वह शेन से पूछती है, क्या तुम मेरी तस्वीरें ले सकते हो। शेन मान जाता है और उसके पोज क्लिक करता है। फिर वो कहता है, अपने फोन से नहीं, मैं अपने फोन से लूंगा। जियामो खुश हो जाती है। जब वे दादा के घर पहुंचते हैं तो शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, जाओ मजे करो अपने दोस्त के साथ। शेन एक सूटकेस पकड़े होता है। जियामो नोटिस करती है और कहती है, मैं दादा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो। शेन जवाब देता है, तुम भूल कैसे गई। वो कहती है, मैं काम में व्यस्त थी, सोचा भी नहीं। शेन उसे अपना गिफ्ट देते हुए कहता है, मैं हमेशा दादा के लिए गिफ्ट लाता हूँ, तुम ये दे देना। जियामो खुश होकर उसके पीछे अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि यह कोई छोटा सा फैमिली डिनर नहीं, बल्कि अलग अलग कंपनियों के लोगों वाली बड़ी पार्टी है। भीड़ देखकर जियामो फुसफुसाती है, तुमने कहा था सिर्फ दादा से मिलना है, इतनी बड़ी पार्टी का जिक्र तक नहीं किया। शेन जवाब देता है, ये अलग अलग बिजनेसेस के लोग हैं, लेकिन ये हमारे परिवार जैसे ही है। वह उसे अच्छे से बिहेव करने को कहता है और सबसे मिलवाता है। तभी दादा भव्य तरीके से आते हैं और शेन और जियामो को अपने पास खड़ा करते हुए ये घोषणा करते हैं, ये मेरी फ्यूचर बहू और शेन की पत्नी है। जियामो शॉक्ड रह जाती है। वह सोचती है, हमारा तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं इसकी वाइफ कैसे बन गई। शेन जियामो के पास जाता है और धीरे से कहता है, चलो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। जियामो थोड़ा शांत हो जाती है और सबसे घुलने मिलने लगती है। फिर शेन और जियामो दादा के साथ उन्हें गिफ्ट देने जाते हैं। गिफ्ट देखकर दादा बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक गेम था। शेन दादा से कहता है, ये जियामो आपके लिए लाई है। दादा जियामो को भी खेलने के लिए बुलाते हैं। जियामो दादा को बार बार हरा देती है। तब दादा कहते हैं, अगर शेन मुझसे हार गया तो तुम दोनों आज रात यहीं रुकोगे। शेन मान जाता है। इसी बीच तांग के साथ डिनर में शेन का असिस्टेंट थोड़ी ज्यादा शराब पी लेता है और उदास बातें करने लगता है कि उसकी पत्नी के छोड़ने के बाद शेन ने उसकी कैसे मदद की। तांग चुपचाप सुनती रहती है जब वो बताता है कि शेन के भाई के गुजरने के बाद उसके माता पिता कैसे अलग हो गए। तभी उन्हें वापस ले जाने के लिए ड्राइवर आ जाता है। असिस्टेंट तांग से कहता है, चलो घर चलते हैं। वहां शेन दादा से हार भी चुका है। घर पहुंचने पर दादा उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों आज रात यहीं रुकोगे, और उन्हें एक कमरे में भेज देते हैं। कमरे में जियामो को शेन की बचपन की एल्बम मिल जाती है। शेन उसे वापस लेने की कोशिश करता है, ये मेरी पर्सनल चीजें हैं। इसी खींचतान में उनके बीच बहुत कम दूरी रह जाती है और शेन जियामो को किस करने ही वाला होता है कि तभी स्टारलाइट का फोन आ जाता है।
शेन फोन उठाता है और स्टारलाइट बताता है कि जियामो खतरे में है क्योंकि उसकी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट है। शेन जवाब देता है, वो मेरे साथ है और वो बिल्कुल ठीक है। जियामो नहाने चली जाती है, लेकिन उसका ड्रेस गिर जाता है और भीग जाता है। वो आवाज लगाती है, शेन, क्या तुम मुझे एक और ड्रेस दे सकते हो? शेन उसे अपनी एक शर्ट दे देता है। जब जियामो उस शर्ट को पहनकर निकलती है, शेन उसे सिर से पांव तक घूरता है। जियामो सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। उसे अंधेरे से डर लगने लगता है। शेन आकर उसके पास बैठ जाता है। अगली सुबह जियामो शेन की बाह पर सोकर उठती है। वो घबराकर झटके से उठ जाती है। नाश्ते की टेबल पर वो दादा से पूछती है, कल रात लाइट क्यों बंद हो गई थी? दादा जवाब देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गया था। इसी बीच टांग असिस्टेंट को अपने घर ले जाती है। जब असिस्टेंट सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े उतारे हुए हैं और टांग पास ही बैठी हुई है। वो घबराकर तुरंत कपड़े पहनता है और पूछता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बिना रुके वो तेजी से बाहर निकल जाता है। टांग उसे जाते हुए देखकर बरबराती है, यही तो दिक्कत है, इतनी खूबसूरत लड़की पास थी और तुमने कुछ किया ही नहीं। इसके बाद जब शेन और जियामो दादा के घर से निकल जाते हैं तो दादा अपने नौकर से कहते हैं, लाइट बंद करके मैंने देख लिया कि शेन जियामो की परवाह करता है, क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ने की बजाय उसके साथ रहना चुना। गाड़ी में जियामो को याद आता है कि दादा ने उसे एक एटीएम कार्ड दिया था। वो वापस शेन को देते हुए कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास काफी पैसे हैं। ऑफिस में शेन जियामो के बारे में गहरी सोच में डूबा होता है कि तभी स्टारलाइट आ जाता है। स्टारलाइट सीधे पूछता है, तुमने कल मुझसे झूठ बोला था। डेनिका ने बताया कि तुम्हारी भी हार्टबीट बढ़ गई थी। तुम क्या कर रहे थे? शेन पहले मना करता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आखिरकार मान लेता है, ठीक है, मुझे जियामो पसंद है। फिर वो कहता है, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। स्टारलाइट जवाब देता है, कम से कम ये तो मान लिया तुमने कि वो तुम्हें पसंद है। बाद में टांग जियामो से मिलने आती है और बताती है, मिस्टर शेन कल रात मेरे घर पर थे। जियामो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन टांग तुरंत कहती है, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत डिसेंट आदमी है। इसी बीच शेन अपने असिस्टेंट से उसके डेट के बारे में पूछता है और चेतावनी देता है, खबरदार, ये पिछली बार जैसा न हो जाए। असिस्टेंट उसे आश्वस्त करता है, टांग उस जैसी नहीं है। जैसे ही शेन टांग का नाम सुनता है, वह पूछता है, क्या वो जियामो की दोस्त है? असिस्टेंट कंफर्म करता है, हाँ। टांग जियामो से कहती है, जब असिस्टेंट ने ज्यादा पी ली थी तो उसने मुझे बताया कि शेन का भाई बचपन में गुजर गया था। इसी वजह से उसके माँ बाप का तलाक हुआ और शेन अपने दादा के साथ रहने चला गया। वो सलाह देती है, किसी भी तरह शेन को दुख मत देना। वो पहले ही बहुत दर्द झेल चुका है और आसानी से किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाता। यह सुनकर जियामो कल रात की बातें याद करने लगती है और पूछती है, अगर वो ऐसा करता है तो इसका क्या मतलब है? टांग जवाब देती है, मतलब वो तुम्हें सच में पसंद करता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? जियामो झट से बोलती है, अरे नहीं, तुम जो सोच रही हो वो नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इधर शेन जियामो को मैसेज करके माफी मांगने की सोचता है कि उसके असिस्टेंट ने उसकी दोस्त टांग के साथ रात बिताई, लेकिन फिर खुद में सोचता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरा उससे क्या लेना देना, न तो वो मेरी है न उसकी दोस्त। माफी क्यों मांगू, हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट के पति पत्नी हैं। मास्क वाले आदमी ने डायरेक्टर को जियामो के कंप्यूटर में वायरस डालने को कहा। जब वो ये काम नहीं करती तो मास्क वाला धमकाता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। डायरेक्टर बहुत डर जाती है। मास्क वाला आगे समझाता है, मैं वहां किसी को भेजूंगा, पर उस समय सारे कैमरे बंद रहेंगे ताकि हर कंप्यूटर की अच्छी से जांच हो सके। डायरेक्टर सबको बताती है, आज तुम सबको आधे दिन की छुट्टी है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और जियामो छुट्टी लेकर चली जाती है। स्टारलाइट आकर शेन से कहता है, जियामो घर पहुंच गई है, तुम्हें भी घर जाना चाहिए। शेन पूछता है, मैं घर क्यों जाऊं? स्टारलाइट जवाब देता है, अगर पति पत्नी बनना है तो उसके साथ घर की सफाई करो, आज वीकेंड है ना। शेन बोलता है, घर में नौकर है, वो कर लेंगे, मैं क्यों करूं? आखिरकार शेन मान जाता है।
घर पहुंचकर जियामो स्टारलाइट से पूछती है, शेन इतना उदास क्यों है? स्टारलाइट समझाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे साथ सफाई करनी है और उसका बिल्कुल मन नहीं है। तांग की सलाह याद करके कि किसी पर जबरदस्ती मत करो, जियामो खुद सफाई करने का फैसला करती है। वो शेन को बताती है, पर शेन कहता है, तुम अकेले कैसे करोगी? मैं मदद करूंगा। शेन स्टारलाइट से भी पूछता है, तुम भी साथ चलोगे? स्टारलाइट भागता हुआ कहता है, नहीं, मुझे चार्जिंग की जरूरत है। सफाई शुरू करते ही शेन और जियामो में झगड़ा हो जाता है कि कौन क्या करेगा। दोनों हर काम अपने हाथ में लेना चाहते हैं और झगड़ते हुए काम करते हैं। खिड़कियां साफ करने बाहर निकलते हैं। तभी शेन अंदर चला जाता है। जियामो खिड़की के शीशे पर दिलचस्प डिजाइन बनाने लगती है। शेन उसे देखता है और उसकी हरकत देखकर मुस्कुराने लगता है। वो धीरे धीरे शीशे के पास आ जाता है। जब जियामो शेन को देखती है तो झट से बोलती है, मैं कपड़े धोने जाती हूँ, और वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। जियामो लेट हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि मीटिंग शुरू हो गई है। वो अपना लैपटॉप लेकर मीटिंग रूम में घुसती है और सबसे पहले डायरेक्टर से माफी मांगती है। डायरेक्टर उसे डांटते हुए कहती है, जल्दी से अपना वीडियो दिखाओ, ये शेन की कंपनी के साथ बहुत जरूरी डील है। लेकिन जब जियामो वीडियो चलाने की कोशिश करती है तो वो चलता ही नहीं, एरर आ जाता है। असल में डायरेक्टर ने ही उसे खराब किया था, लेकिन अब वो जियामो पर चिल्लाती है, तुमने क्या गड़बड़ कर दी? तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं चल रहा? जियामो समझाती है, कल तक तो ठीक चल रहा था। अब क्या हो गया इसे? मैंने तो आपको भी वीडियो भेज दिया था डायरेक्टर। डायरेक्टर अपनी कॉपी चेक करके कहती है, ये वीडियो भी खराब है, तुमने ऐसा खराब प्रोजेक्ट क्यों भेजा? जियामो जोर देकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहां मौजूद शेन ग्रुप के प्रतिनिधि जो डील के लिए आए थे कहते हैं, लगता है यहां हमारी डील नहीं हो पाएगी, हम चलते हैं। वे चले जाते हैं और शेन को बताते हैं, प्रेजेंटेशन वाला वीडियो चला तक नहीं। यह सुनकर शेन को जियामो की चिंता होती है। वो तुरंत अपनी मीटिंग छोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में वो स्टारलाइट को कॉल करके कहता है, तुरंत कैंडी कंपनी पहुंचो। स्टारलाइट भी यह सुनकर फौरन वहां पहुंचता है। इसी बीच डायरेक्टर वापस आकर जियामो को खूब डांटती है और चली जाती है। जियामो रोने लगती है, बुदबुदाती है, मुझे पता है, ये मेरी गलती है। उसके कोवर्कर्स जान लगाकर वीडियो एडिट कर रहे थे। तभी शेन आता है, जियामो को देखकर तसल्ली देता है, सब ठीक हो जाएगा। उसी पल डायरेक्टर वापस आकर ऐलान करती है, जियामो के आज के काम की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर शेन जवाब देता है, ये जियामो की गलती नहीं है। अगर उसकी कोई गलती का रिकॉर्ड मिलता है तो तुम खुद निकलने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद शेन जियामो को हाथ से पकड़कर ऑफिस से बाहर ले जाता है। बाहर शेन पूछता है, क्या हुआ था? वो समझाती है, फाइल खराब हो गई। मैंने डायरेक्टर को वीडियो भेजा भी था, पर उनके पास भी नहीं चला। शायद मेरे कंप्यूटर में कोई दिक्कत है। शेन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अंदाजा लगाता है, लैपटॉप में वायरस होगा। शेन जियामो से कहता है, लैपटॉप बाहर ले आओ। जब जियामो लैपटॉप लेकर वापस आती है तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है, क्या चल रहा है? जियामो बताती है, शेन मेरा कंप्यूटर चेक करके फाइल वापस लाने की कोशिश करेंगे। उसकी फ्रेंड्स उसे तसल्ली देती है, उनकी टेक कंपनी कुछ भी कर सकती है, पक्का वो फाइल वापस ले आएंगे। जियामो सबसे माफी मांगती है, माफ करना, मेरी वजह से तुम सबको दोबारा काम करना पड़ा। स्टारलाइट और शेन जियामो को घर ले जाते हैं। शेन डेनिका को आदेश देता है, लैपटॉप चेक करो और पता लगाओ क्या गड़बड़ है। डेनिका चेक करके बताती है, लैपटॉप में कुछ खराबी नहीं है, बस एक फाइल डिलीट हो गई है। शेन कहता है, डेनिका, सब कुछ रिकवर करो। जैसे ही डेनिका रिकवरी शुरू करती है, जियामो कुछ फोटोज स्क्रीन पर आते देखती है। वो देखती है कि शेन उन्हें देख रहा है। वो झट से उसकी आंखें हाथ से ढककर कहती है, मत देखो मेरी तस्वीरें। शेन पूछता है, जियामो, तुम क्या कर रही हो? वो जवाब देती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तस्वीरें देखो। फिर शेन डेनिका से कहता है, तस्वीरों को छोड़ो और सिर्फ वीडियो रिकवर करो। डेनिका तस्वीरों को छुपा देती है और सिर्फ वीडियो रिकवर करने पर ध्यान देती है। लेकिन उन्हें जिस वीडियो की जरूरत है वह नहीं मिल पाता।
डैनिका को पता चलता है कि लैपटॉप में वायरस है और वो उसका नाम तक पहचान लेती है। शेन ऑर्डर देता है कि वायरस को हटाओ। जैसे ही डैनिका वायरस हटाने की प्रक्रिया शुरू करती है, सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। शेन उसे रोक देता है और समझाता है, अगर हम इस वायरस को हटाएंगे तो यह इंटरनेट के जरिए किसी और के सिस्टम में फैल सकता है। हम यह रिस्क नहीं उठा सकते। मुझे पूरा यकीन है कि यह यूएसबी के जरिए आया है। फिर वह जियामो से माफी मांगता है। माफ करना, मैं तुम्हारा वीडियो रिकवर नहीं कर पाया। जियामो जवाब देती है, कोई बात नहीं। शेन आगे कहता है, हमारी 24 घंटे में एक कॉन्फ्रेंस है और वीडियो तैयार होना चाहिए। इसे दोबारा एडिट करने में कितना समय लगेगा? इस पर जियामो कहती है, मैं जो भी करना पड़े करूंगी और तुम्हें यह वीडियो 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। यह कहकर जियामो तुरंत अपना लैपटॉप उठाती है और चली जाती है। शेन स्टारलाइट से कहता है, मैं कितना यूजलेस हूं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। इस पर स्टारलाइट पूछता है, तो क्या तुम मान रहे हो कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शेन जवाब देता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर वह स्टारलाइट से कहता है, मुझे इस डिपार्टमेंट के सारे वीडियो चाहिए क्योंकि यह वायरस अपने आप नहीं आया। कोई तो इसके पीछे है। इधर डायरेक्टर को एक मास्क वाले आदमी से बात करते दिखाया जाता है। मास्क वाला आदमी कहता है, मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन मैं कुछ अजीब देख रहा हूँ। डायरेक्टर पूछती है, क्या देख रहे हो? वह जवाब देता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो बता दूंगा। ऑफिस के बाद जियामो वीडियो एडिट करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो डायरेक्टर के पास जाकर कहती है, मैं वीडियो के 2 वर्जन्स बनाना चाहती हूँ, एक एआई से और दूसरा पुराने स्टाइल में। डायरेक्टर हाँ कर देती है। जियामो आगे कहती है, मैं चाहूंगी कि मिस्टर लिन मेरे साथ काम करें। वो हनफू ड्रेस पहनते हैं और मैं खुद उनसे कांटेक्ट करूंगी। अगर वो फ्री होंगे तो अच्छा, नहीं तो ये आइडिया बेकार है। सीन बदलकर शेन पर आता है, जो जियामो को लेकर काफी चिंतित दिखाई देता है। तभी स्टारलाइट आकर उसे बताता है, कंपनी के शुक्रवार के सारे कैमरा फुटेज डिलीट हो चुके हैं। पता लगाना मुश्किल है कि ये किसने किया। इसी बीच जियामो लिन को कॉल करती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो? लिन हाँ करते हुए कहता है, 1 घंटे बाद आ जाना, मैं फ्री हो जाऊंगा। जियामो फिर तांग को कॉल करती है, क्या तुम मुझे पिकअप कर सकती हो? तांग जवाब देती है, ठीक है, 5 मिनट में आती हूँ। जियामो तांग के साथ लिन के घर पहुंचती है। लिन, जो अपनी कुछ तस्वीरों से नाखुश था, उसके बारे में बात करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह जियामो को देखता है, कहता है, बस इस एक तस्वीर का इस्तेमाल कर लो, और जियामो के पास आ जाता है। जियामो समझाने लगती है कि क्या करना है। लिन कमेंट करता है, मैंने ऐसा कुछ पहली बार करने की कोशिश की है। जियामो खुश हो जाती है, लेकिन लिन आगे कहता है, तो फिर तुम्हें भी मेरे साथ एक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं पुराने जमाने के किरदार को दिखाऊंगा, लेकिन हमें मॉडर्न टाइम के लिए भी किसी की जरूरत है। इस पर जियामो को शेन की वार्निंग याद आती है, चूंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम जो भी कदम उठाओ, सोच समझ कर उठाओ, और किसी के भी बहुत करीब मत जाओ। ये याद करके जियामो मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बना सकती। लिन फिर तांग से कहता है, तुम क्यों नहीं मेरे साथ वीडियो में आ जाती? ये सुनकर तांग सोचती है, मैं फेमस हो जाऊंगी, और उसके साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है। इधर शेन अभी भी परेशान है और बड़बड़ाता है, मुझे यकीन है जियामो कुछ न कुछ संभाल लेगी। स्टारलाइट उसे शांत करता है, तुम उसे सच में अच्छी तरह जानते हो। जियामो वीडियो शूटिंग शुरू कर देती है। लिन का असिस्टेंट जियामो को कमेंट करता है, लिन आजकल आपके साथ काफी समय से काम कर रहे हैं, इतना लंबा प्रोजेक्ट तो उन्होंने कभी लिया ही नहीं। लिन तुरंत बीच में बोलता है, अरे नहीं, सब ठीक है। जियामो मुस्कुराती है और वे एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं। बाद में शेन को जियामो और लिन की शूटिंग का वीडियो मिलता है। इसे देखकर उसे बेचैनी होती है। वह कंफर्मेशन के लिए स्टारलाइट को दिखाता है और स्टारलाइट कहता है, 99% यकीन के साथ कह सकता हूं, ये जियामो ही लग रही है। शेन जियामो को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इधर वीडियो बनकर तैयार हो जाता है। जब जियामो जाने लगती है तो लिन सुझाव देता है, चलो कुछ खा लेते हैं। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे काम हो सकता है। अगर तुम्हें कंपनी वापस जाना है तो जाओ।
जियामो जवाब देती है, हाँ, फिर कभी साथ खाएंगे। वहीं शेन कंपनी पहुंचकर जियामो के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वह दोपहर में निकली थी और अभी तक लौटी नहीं है। यह सुनकर शेन स्टारलाइट से कहता है, उसकी लोकेशन ट्रैक करो। जब स्टारलाइट चेक करता है और वे जियामो की आखिरी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वह वहां नहीं होती। शेन गुस्से में स्टारलाइट से कहता है, घर पहुंचते ही खुद को अपग्रेड कर लेना। तभी शेन दो स्टाफ मेंबर्स को गपशप करते सुनता है। हनफू पहने एक जोड़ा आज घंटों बिना शर्मिंदगी के एक दूसरे को गले लगाए खड़ा था। यह सुनकर शेन समझ जाता है कि वे जियामो और लिन की बात कर रहे हैं। गुस्से से भरा शेन घर लौटता है और स्टारलाइट से झगड़ने लगता है। अगले सीन में जियामो पूरी रात जागकर वीडियो पूरा करती है, लेकिन डायरेक्टर उसे बताती है कि शेन ने कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है। गुस्से में जियामो बारिश में घर वापस आती है और शेन से सवाल करती है, तुमने कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल की? शेन जवाब देता है, मैंने वो वीडियो देखकर ऐसा किया। इस पर जियामो उसे एक अलग वीडियो दिखाती है जिसमें साफ पता चलता है कि लिन के साथ वो नहीं बल्कि तांग थी। दिल टूटकर जियामो रोती हुई वहां से चली जाती है। शेन स्टारलाइट को कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू करने को कहता है और फिर जियामो को ढूंढने निकलता है। वह उसे अपने कमरे में सिसकियां भरते हुए पाता है। शेन उसे उठाकर बाथरूम ले जाता है, उसके बाल सुखाता है और फिर अपने कमरे में ले आकर आराम करने को कहता है। जियामो नाटक करती है कि वो सो गई है और शेन उसे एक किस देकर चला जाता है। इसके बाद शेन जियामो के बारे में सोचता ही रहता है। जियामो तांग को मैसेज करके सब कुछ समझाती है, लेकिन अचानक उसे बेहोशी सी महसूस होती है। स्टारलाइट शेन को बताता है, जो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जियामो को चेक करके इंजेक्शन लगाता है और आराम करने की सलाह देता है। बाद में शेन स्टारलाइट से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? स्टारलाइट बताता है कि उसने डायरेक्टर को जियामो का लैपटॉप पासवर्ड चुराते देखा था। शेन को गुस्सा आता है, लेकिन स्टारलाइट के समझाने पर शांत होकर वह जियामो के लिए खाना बनाता है। इधर असिस्टेंट तांग के साथ डिनर कर रहा होता है। जब तांग वॉशरूम जाती है तो असिस्टेंट की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आकर उनका मजाक उड़ाने लगती है। तांग ये सुन लेती है और उन्हें खूब सुनाकर वहां से चली जाती है। इधर स्टारलाइट शेन को उसके पुराने स्वभाव में लौटने के लिए प्रेरित करता है। शेन मानने लगता है। जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तो जियामो सबको ट्रीट देती है। डायरेक्टर भी उनके साथ होती है। शेन दूसरे कमरे में मीटिंग के लिए आता है। स्टारलाइट के सुझाव पर वह उस कमरे में जाता है जहां डायरेक्टर जियामो को ड्रिंक करने के लिए दबाव डाल रही होती है। शेन बीच में आकर उसकी तरफ से ड्रिंक ले लेता है और डायरेक्टर को एक यूएसबी देता है, फिर जियामो को वहां से ले जाता है। वह उसे बताता है, इस यूएसबी में डायरेक्टर के गंदे कामों के सबूत हैं। शेन जो अब बहुत नशे में है, जियामो पर गिर पड़ता है। स्टारलाइट आकर उसे संभालता है और बहाना बनाकर चला जाता है। नशे की हालत में शेन जियामो को पास खींच लेता है। जियामो जाने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसे रोक लेता है और वह पूरी रात उसके साथ रह जाती है। सुबह होते ही जियामो को लिन का मैसेज आता है जो उसे बाहर बुलाता है। जब वह शेन से पूछती है कि क्या वह जा सकती है, तो वह हाँ कर देता है। जियामो और लिन एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और साथ घूमने लगते हैं। वहीं स्टारलाइट की मदद से शेन जियामो का लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाता है। वे जियामो और लिन के साथ एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, लेकिन जल्द ही शेन और लिन में बार बार बहस होने लगती है। इस बीच जियामो के माता पिता उसकी चिंता में उससे मिलने का प्लान बनाते हैं। शेन और जियामो घर लौटते हैं। घर पर जियामो हनफू ड्रेस बनाने लगती है, लेकिन मन ही मन चिंतित रहती है कि कहीं शेन नाराज न हो जाए क्योंकि यह लिन के लिए है। दूसरी ओर तांग असिस्टेंट को सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन करके भावुक कर देती है। जियामो तांग को कॉल करके पूछती है कि क्या उसे यह ड्रेस लिन को देनी चाहिए। तांग सलाह देती है, शेन से पूछो और जो वह कहे वही करो। बाद में शेन के दादा जियामो को शेन की कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं। जब जियामो को यह नोटिस मिलता है तो वह शेन के पास जाकर शिकायत करती है, मैं यहां काम नहीं करना चाहती। शेन उसे आश्वस्त करता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करूंगा। अगली सुबह जियामो स्टारलाइट के साथ अपनी पुरानी कंपनी से सामान लेने जाती है। इसी बीच शेन के दादा उसके घर आकर जियामो के सामान की तलाशी लेते हैं। कुछ न मिलने पर वह शेन से पूछते हैं, क्या जियामो तुम्हारे कमरे में नहीं रहती? तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए।
शेन किसी तरह दादा को वापस भेजकर जियामो को लेने पहुंचता है और उसे अपने ऑफिस ले आता है, जहां लोग उनके रिश्ते को लेकर गपशप कर रहे होते हैं। असिस्टेंट शेन के पास आकर कहता है, तांग ने बताया कि जियामो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। खुशी से उत्साहित शेन जियामो को एक तरफ ले जाता है और जल्दबाजी में प्रपोज कर देता है, लेकिन जियामो समझ नहीं पाती और ना कह देती है, जिससे टूटा हुआ शेन घर लौट जाता है। जियामो शेन के व्यवहार से उलझन में पड़ जाती है और सब कुछ समझने की कोशिश करती है। तभी डैनिका शेन को सूचना देती है, 2 अनजान लोग आए हैं। बाहर जाकर शेन जियामो के माता पिता को देखकर हैरान रह जाता है। वह उन्हें अंदर बुलाता है और बताता है, जियामो ऑफिस में है। जियामो की मां उसे फोन करके शेन के बारे में पूछती हैं, तो जियामो झूठ बोल देती है, वह तांग का बॉयफ्रेंड है। फिर वह आधे दिन की छुट्टी लेकर घर भागती है। डिनर के दौरान जियामो की मां शेन से उसकी नौकरी के बारे में सवाल करती है, लेकिन तभी जियामो आकर अपने माता पिता का अभिवादन करती है। वह तांग को फोन करके कहती है, मैंने मम्मी पापा को बताया कि शेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि सच जानकर वे खुश नहीं होंगे। तांग असिस्टेंट के साथ आ जाती है। जब जियामो की मां असिस्टेंट के बारे में पूछती हैं, तो जियामो उसे एक सहकर्मी बताती है। जियामो तांग को एक तरफ ले जाकर पूछती है, क्या असिस्टेंट को पता है कि तुम शेन की गर्लफ्रेंड बनकर आई हो? तांग नकारात्मक जवाब देती है और शेन यह बात सुन लेता है। सभी डिनर टेबल पर बैठते हैं, तांग शेन के बगल में और जियामो असिस्टेंट के पास, जिससे असिस्टेंट पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। जियामो की मां तांग और शेन के बारे में बातें करने लगती हैं, जिससे असिस्टेंट और भी बुरा महसूस करता है। इधर दादा डैनिका से शेन और जियामो के रिश्ते के बारे में पूछताछ जारी रखते हैं। डिनर के बाद का सीन। असिस्टेंट की कार का शीशा टूट जाता है और उसका फोन चोरी हो जाता है, जिससे उसका बुरा दिन और भी खराब हो जाता है। वहीं शेन बेसमेंट में जाकर जियामो के रिजेक्शन से परेशान होता है। स्टारलाइट उसे समझाता है, जियामो को तुम्हारा प्रपोजल समझ ही नहीं आया था, इसलिए उसने ना कह दिया। ये सुनकर शेन को थोड़ी राहत मिलती है। अगली सुबह जियामो, शेन और सहकर्मियों के साथ किसी काम से दूसरी जगह जाने की तैयारी करती है। तांग देर से आती है और जियामो के साथ निकल पड़ती है। शेन बाकी सहकर्मियों के साथ डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन असिस्टेंट गायब है। उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। जब जियामो और तांग शेन से मिलती है तो तांग पूछती है, असिस्टेंट कहाँ है? शेन जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं पता। आखिरकार असिस्टेंट वहां पहुंचता है और पता चलता है कि सब उसे बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर निकल गए थे। वो खुद गाड़ी चलाकर उनके पास पहुंचता है। सब समुद्र किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं और असिस्टेंट भी शामिल हो जाता है। वह तांग से माफी मांगता है, लेकिन तांग उसे इग्नोर करती रहती है। खेल के दौरान एक गेंद असिस्टेंट को लगती है और वह गिर जाता है। तांग और जियामो दोनों घबराकर उसके पास भागती है। असिस्टेंट शेन के कान में फुसफुसाता है, मैंने तुम्हें एक किताब भेजी थी, हाउ टू विन अ गर्लफ्रेंड। ये सब उसी का पाठ है। शेन समझ जाता है कि ये सब एक स्ट्रैटेजी थी। इधर जियामो के पिता किचन में शेन की कंपनी का नाम देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें याद आता है कि वे शेन के दादा के साथ काम करते थे, लेकिन कुछ वजहों से नौकरी छोड़नी पड़ी थी। बाद का सीन। जब जियामो और तांग सबके साथ आराम कर रही होती हैं, तभी शेन का असिस्टेंट वहां पहुंचकर तांग से माफी मांगने की कोशिश करता है और उसे वापस पाने की कोशिश करता है। इसी बीच शेन जियामो को एक तरफ ले जाकर प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड चेन दिखाई देती है। वह जियामो को वहां से भेज देता है। जियामो तांग को अपने दिल की बात बताती है, मैंने शेन को गलत नहीं समझा, पर अब सब उलझ गया है। थोड़ी देर बाद शेन का असिस्टेंट वापस आकर तांग से पैचअप करने की कोशिश करता है और जियामो उन्हें अकेला छोड़ देती है। शेन स्टारलाइट को अपनी एक्स के बारे में बताता है। स्टारलाइट समझदारी से सलाह देता है, पूछो उससे कि आखिर वह यहां क्यों आई है। शेन उसके पास जाकर साफ कहता है, मुझे अब किसी और से प्यार है, प्लीज दूर ही रहो। उसकी एक्स मान जाती है और कहती है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। जैसे ही शेन वहां से जाता है, उसे जियामो दिखाई देती है। वह उसे बताता है कि तांग और मेरा असिस्टेंट तुम्हारे रूम में हैं और उसे अपने कमरे में ले जाता है। बातचीत के दौरान वह उससे प्यार का इजहार करता है, लेकिन फौरन कहता है,
तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं। फिर वे एक साथ गेम खेलने लगते हैं। इधर शेन का असिस्टेंट आखिरकार तांग से पैचअप कर लेता है और वे एक रोमांटिक रात बिताते हैं। अगली सुबह जियामो अचानक उठती है और घबरा जाती है। मैंने पूरी रात शेन के साथ बिताई। उसे कॉल आता है जो 8 बजे तैयार होने की याद दिलाती है। शेन का असिस्टेंट तांग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तांग उसे खींचकर फिर से किस कर लेती है। सभी आज के टास्क को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। तांग और जियामो टास्क से पहले कल रात की बातें करती हैं। सब छुपे हुए कार्ड्स ढूंढने की तैयारी करते हैं। इसी बीच रिपोर्टर्स लिन को घेर लेते हैं। आप जली हुई हथेली के साथ हनफू ड्रेस कैसे पहनेंगे? लिन उन्हें इग्नोर करके अपनी कार में चला जाता है। बाद में पता चलता है कि उसने जानबूझकर अपना हाथ जलाया था। जियामो यह खबर देखकर लिन को मैसेज करती है। तभी उसे एक कार्ड दिखाई देता है और वह अपना फोन शेन को पकड़ा देती है। जब लिन का कॉल आता है तो जलते हुए दिल से शेन कॉल रिसीव करता है और झट से काट देता है। शेन की एक्स ने जियामो को घेरते हुए शेन के बारे में बुराई करनी शुरू की। तुम्हें पता है शेन कितना घमंडी और बेपरवाह है। वह किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। जियामो ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं शेन को तुमसे बेहतर जानती हूँ। अगर तुम्हें उसके बारे में बुरा बोलना है तो मेरे सामने से हट जाओ। इसके बाद जियामो सीधे शेन के पास पहुंची और बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। शेन ने उसे गले लगा लिया और दोनों ने एक दूसरे को किस किया। सभी इकट्ठे हुए और तांगमेगी की जोड़ी ने खेल जीत लिया। शेन ने खुश होकर ऐलान किया, इनाम के तौर पर आप अपना ग्रुप बदल सकते हैं। सभी खुशी से झूम उठे। जियामो के माता पिता ने वापस जाने का प्लान बनाया। उसके पिता शेन के एआई प्रोजेक्ट से इम्प्रेस होकर उसके दादा से मिले। मैं भी इस फील्ड में काम करता था। शेन का काम वाकई प्रशंसनीय है, डेनिका ने शेन को बताया। जियामो के पिता ने तुम्हारे रोबोट में कुछ बदलाव किए हैं। शेन खुश होकर जियामो के पास गया, लेकिन तभी लिन ने जियामो को फोन किया। मुझे जल्दी एक ड्रेस चाहिए, मेरी वाली जल गई है। जियामो ने मदद का वादा किया। शेन की एक्स एक रिपोर्टर के जरिए जियामो पर नजर रख रही थी। अगले दिन ऑफिस में जियामो को नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है। काम के बोझ से थककर वो शेन की कार में ही सो गई। शेन उसे उठाकर कमरे में सुला देता है। जियामो के फोन पर लिन का कॉल आता है। शेन उठाता है और लिन कहता है, मैं नीचे खड़ा हूँ, मिलने आओ। शेन नीचे गया और लिन से धमकी भरे अंदाज में कहता है, जियामो से दूर रहो, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। अगली सुबह जियामो लिन को ड्रेस देने चली गई, जबकि शेन अपने दादा के साथ था। परेशान होकर शेन घर वापस आता है। इधर लिन ने जियामो की बनाई ड्रेस पहनकर सबको दिखाई और उसे सबसे मिलवाया। तभी शेन और स्टारलाइट भी वैसी ही ड्रेस पहनकर आ जाते हैं जिसे उन दोनों ने रात भर मिलकर बनाया था। जियामो भागकर शेन के पास पहुंची और डांटने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? शेन ने किसी तरह उसे शांत किया। घर पर उन दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, पर अचानक जियामो के पेरेंट्स आ जाते हैं, जिससे शेन हैरान रह जाता है। जियामो की मां ने उसे डांटा, यह तुम्हें बस इस्तेमाल कर रहा है। वह जियामो को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन जियामो के मना करने पर शेन बोला, अगर तुम जाओगी तो मैं भी साथ चलूंगा। जियामो मान गई। घर पहुंचकर मां ने जियामो से आराम करने को कहा, पर शेन से कहती हैं, तुम्हें जाना चाहिए। शेन ने जियामो के पापा को कंपनी में वापस आने का ऑफर दिया, जिससे वे खुश हो गए। पर मां अभी भी शेन को पसंद नहीं करती। मां ने समुद्र घूमने का प्लान बनाया। जियामो तो एक्साइटेड थी, लेकिन शेन के साथ आने पर मां ने मना कर दिया। जियामो ने शेन से कहा, तुम घर पर आराम करो, मम्मी तुम्हें बस तंग करेंगी। समुद्र किनारे जियामो बस शेन की तारीफ करती रही और तभी शेन वहां आ जाता है और सबके साथ मस्ती करने लगता है। इधर शेन की एक्स ने लिन से मिलकर सुझाव दिया, तुम्हें जियामो चाहिए और मुझे शेन, हमें साथ काम करना चाहिए। लिन मान गया। शेन ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं जहां जियामो शेन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले रही थी। शेन ने कहा, हमें वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर शेन के घर से चाहिए। इधर घर पर जियामो की मां का शेन के प्रति रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। सबने साथ में डिनर किया। इधर लिन चुपके से शेन के घर घुसता है, दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढ लेता है।
जब शेन और जियामो कंपनी वापस आते हैं तो जियामो कहती है, प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, मुझे जाना चाहिए। शेन उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और कहता है, तुम्हें इसे साइन करना होगा। यह हमेशा साथ रहने का वादा है। वह पीछे से उसे गले लगाता है और जियामो खुशी से उसे साइन करके शेन को किस करती है। सब उसे अलविदा कहते हैं। जैसे ही जियामो जाने लगती है, उसे एक अननोन नंबर से फोन आता है। लिन नकली आवाज में कहता है, मेरे पास दोनों कॉन्ट्रैक्ट है। जियामो पूछती है, तुम कौन हो? लिन उसे मिलने के लिए कहता है। जब वो पहुंचती है तो लिन को देखकर हैरान रह जाती है। लिन उसे एक कुर्सी से बांध देता है। जियामो चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लिन खुलासा करता है, मैं शेन का छोटा भाई हूँ, जिसे उसने आग में छोड़ दिया था। मैं बदला लेने आया हूँ। वह जियामो को छत से लटका देता है। शेन स्टारलाइट की मदद से जियामो का पता लगाता है और ठीक उस समय पहुंच जाता है जब जियामो गिरने वाली होती है। स्टारलाइट उसे बचा लेता है। लिन हमला करता है और स्टारलाइट से लड़ने लगता है। तभी जियामो चिल्लाती है, उसे मत मारो, वो शेन का भाई है। शेन और स्टारलाइट हैरान रह जाते हैं। लिन स्टारलाइट पर एक ऐसे हथियार से हमला करता है जो सिर्फ रोबोट्स पर काम करता है और फिर भाग जाता है। शेन लिन का पीछा करता है और पूछता है, क्या ये सच है? लिन जवाब देता है, हाँ, ये सच है क्योंकि सबने मुझे छोड़ दिया था। कोई मुझे नहीं चाहता था। मेरा पूरा चेहरा जल गया था। शेन समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन लिन छत से कूद जाता है। शेन उसे पकड़ लेता है और उसे माँ और दादा से मिलने के लिए मनाता है, पर लिन मना कर देता है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। शेन और जियामो स्टारलाइट को वापस लाते हैं और मशीन में रख देते हैं। जियामो रोने लगती है जब डैनिका बताती है कि अगर वो ठीक भी हो गया तो अपनी याददाश्त खो देगा। दादा को डैनिका से पता चलता है और वे शेन को फोन करते हैं और कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार से लिन को वापस लेकर आओ। शेन हाँ करता है। अगले सीन में शेन और जियामो साथ लेटे होते हैं कि अचानक किचन से आवाज आती है। जियामो जाकर देखती है तो स्टारलाइट को पूरी तरह ठीक और याददाश्त बरकरार पाती है। तीनों खुशी से झूम उठते हैं। ऑफिस से लौटते वक्त जियामो शेन को खूबसूरत तरह से सजे हुए एक जगह ले जाती है। तभी शेन जियामो के पेरेंट्स, अपनी माँ और अपने साथियों के साथ वहां आता है। जियामो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब शेन उसकी उंगली में रिंग पहनाता है और फिर दोनों किस करते हैं। अगले दिन सब लिन को लेकर दादा से मिलने जाते हैं। दादा लिन को देखकर आंसू बहाते हैं। उनकी माँ तो काफी इमोशनल हो जाती है। लिन अपने करियर से इस्तीफा देकर खुद को सरेंडर करने चला जाता है। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है। दर्शकों, कमेंट करके बताइए कि ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।